बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। एक स्टोरी आपने थंबनेल पे देख ली कि चेयरमैन नैब की फहरिस्त से जस्टिस मकबूल बाकर साहब का नाम खारिज कर दिया गया। ये खारिज नाम किसने करवाया या किसने किया, ये आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नथिया गली का रेस्ट हाउस या गवर्नर हाउस, जिसको इमरान खान साहब मुसलसल रेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले क्यों किया। ये इस पे बहुत ही अहम स्टोरी है भाई। और तीसरी और सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करना चाहूँगा कि हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। 24 रुपये फिर पेट्रोल पे बढ़ गए। अब पेट्रोल 134 पर और खैर से डीज़ल पर 60 रुपये बढ़ा दिए। मैं वो बंदा तो हूँ नहीं कि जब कहूँ कि जनाब आवाम उनके वक्तों में जलील हो रहे थे और इनके वक्तों में जलील नहीं हो रहे। मेरे पीटीआई के कुछ दोस्त बड़ा शिकवा करते थे कि सर आप इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते। मैं उस वक्त भी कहता था कि भाई ये अपोजिशन में है, मैं इनके ख़िलाफ़ क्या बोलूँ। मैं तो हमेशा गवर्नमेंट ही तज़किरे और तबसरे में रहती है ना, तो मैं गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ करूँगा और गवर्नमेंट का भी तबसरा करूँगा और तज़किरा करूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी ये बता दूँ कि बिल्कुल अगर कोई कहे कि अवाम जलील नहीं है तो अवाम जलील हैं। मेरा आज भी यही बिलीफ है कि ये मुआहदा जो खान साहब करके गए थे, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि वो मुआहदा जल्द हम आवाम के सामने लाएंगे और वो मुआहदा आ भी चुका है और उस पर एतमाद में भी लेंगे। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ने ये मुआहदा किया था। अब मसला ये है कि एक हुकूमत जब मुआहदा कर देती है, अगली हुकूमत या तो उस मुआहदे को कैंसिल करेगी या उस मुआहदे पर मेनुआन अमल करेगी, और अगर अमल करेगी तो यही हुआ। अब पेट्रोल पर सब चीज़ों पे सब्सिडी हो गई है 0। अब आज के बाद अगर ये 5 रुपये भी बढ़ाएंगे, 2 रुपये भी बढ़ाएंगे, तो वो ये इनका बढ़ाया हुआ लगेगा। लेकिन अवाम ज़लील ख्वार ज़रूर हैं। अब मेरा एक तो ये है बिलीफ, ये मानना है और यकीन है और ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये इमरान खान साहब के करतूत थे, उन्हीं की सारा किया धरा था जो ये भुगतना पड़ा अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। दूसरा बिलीफ मेरा ये है कि ठीक यही करेंगे। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो 6 महीने 8 महीने गुजर जाते हैं और आगे तो इनके बचेंगे। अब उनको अगर मुकम्मल टाइम मिलता है और अगर ये ठीक नहीं कर पाए तो इन पर याद रखिएगा, मेरे ये अल्फाज आज संभाल के रखें, ज़फ़र नकवी की ये वीडियो संभाल के रखें। जो मैंने इन पर तनकीद करनी है, 6 महीने तो देना। अब इनका अपना, वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि अब हमारा एक चीज़ को हमने सीधा कर लिया है, अब हमारी सूरत हाल शुरू हो गई, हम इसको किस तरीके से ठीक करते हैं, आवाम को रिलीफ कैसे देते हैं, फूड आइटम्स को कैसे कम करते हैं, उनकी प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस भी फिर कैसे कम करते हैं और कर्जा हमें कैसे आता है, और ये सारी कुछ चीज़ें ये है कि 6 महीने 7-8 महीने के बाद देखेंगे। लेकिन एक मेरा शिकवा ज़रूर है भाई, बात यह है कि आप लोगों ने 40% कहा कि हमने डिडक्शन किया है पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोल का जो दिया जाता था ब्यूरोक्रेट्स को, काबीना को, वज़ीर आज़म को, वज़रा को, बाकी सरकारी लोगों को जो दिया जाता था, वो हमने 40% जो है ना उसमें से कम कर दिया है। पहली बात तो यह है, मेरा मानना यह है कि 100% कम करना चाहिए था। सारे का सारा पेट्रोल, जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, जिनके इधर उधर सरकारी गाड़ियाँ, सारा कुछ, तो ये पेट्रोल सारे का सारा कम करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपने 40% चलो रिड्यूस किया भी सही, हुकूमत सिंध ने भी किया, यहाँ पर भी किया, तो हर जगह पे मसलन आपने किया, अच्छा है साइन। लेकिन बजट के साथ ही, गालिबन बजट से भी एक दिन पहले हमने सुना कि आपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 10% इजाफा कर दिया है। जो हाई कोर्ट के भी जज हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, जो हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस है ना, वो 11 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो 10 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। बाकी यूटिलिटी सब, बिजली सब कुछ फ्री है उनका। अच्छा, तो उनकी तनख्वाह में जो ऑलरेडी बंदा 10, 12, 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा करने की तुक क्या बनती थी। ये साथ हमारे मुल्क है इंडिया, जिसके रिज़र्व जो है ना, फॉरेन रिज़र्व देख लें, 600 अरब डॉलर हैं। 600 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं उनके, इंडिया के। हमारे कितने हैं? पूरे 10 अरब भी नहीं हैं। ज़रा फिर से सुनिएगा, इंडिया के रिज़र्व 600 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी पूरे नहीं हैं।
इंडिया का बजट कोई 40 खरब का पेश हुआ, हमारा 9 खरब का भी पूरा पेश नहीं हुआ, या गालिबन 9 खरब का हुआ है। ठीक हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए जो इंडिया का चीफ जस्टिस है ना, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी तनख्वाह 2,80,000 रुपये है ये ज़रा, और हमारे चीफ जस्टिस की ज़रा देख लीजिए 11-12 लाख से ज़्यादा है। ये वो गरीब मुल्क है यार। ज़रा सुनिएगा, आप दिल पर हाथ रख के सुनिएगा, मैं लगी लिपटी रखता नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। और जो इंडिया का जो आर्मी चीफ है उसकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। आप अपने की भी देख लीजिए ज़रा। आप उसके अलावा जो ये डेफिनेटली जो भी सूरत हाल है, जितने में भी पढ़ रहे हैं आप, ज़रा इंडिया का जो सबसे ज़्यादा हाईली पेड कोई बंदा है ना, कोई वो उनका प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है। तो आप ज़रा अपनों की भी देख लीजिए और अपने के मराद भी देख लीजिए और महल भी देख लीजिए कितने कनालों और एकड़ पर। मोदी की खुद तनख्वाह 1,60,000 है। यहाँ पर जिन लोगों की तनख्वाहें, अब मैंने आपको बोला कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 600 अरब डॉलर हैं और हमारे 9-9.5 अरब डॉलर हैं। अब ये ज़रा आप हिसाब खुद कर लीजिए। और मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि जो पहले ही 10-15 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो उनकी तनख्वाहें 10% बढ़ाने का कोई तुक बनता था, लेकिन गालिबन पता नहीं किसी को खुश करने के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं तो हैरान हूँ कि उन लोगों में भी मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि बादियों नज़र में इतनी खुददारी नज़र नहीं आई। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी खुददारी नज़र नहीं आई बादियों नज़र में मुबैना तौर पे कि वो कहते भाई हम तो कौम मर रही है, हम ऑलरेडी 10-10, 11-11, 12-12 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, ये 10% का इंक्रीज़ हम नहीं ले थे। कौमें ऐसे नहीं बनती। बहुत अरसा पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि वो आइंस्टाइन, जिसका बेसिकली ताल्लुक जर्मनी से था और वो फिर अमेरिका में मुकीम था, वही एटमी साइंसदान, ठीक है ना। और वो जनाब आइंस्टाइन एक मरतबा ऐसा हुआ, वो जर्मन नयाद यहूदी था, ठीक है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि जर्मनी में चीनी की कमी वाक़ई हो गई। चीनी, शुगर, ये जो चीनी होती है ना हम चाय में मुख्तलिफ मीठा, इसकी कमी वाक़ई हो गई। तो वो बिल्कुल नापैद हो गई और शॉर्टेज हो गई चीनी की। तो आइंस्टाइन ने अमेरिका में बैठ के चीनी छोड़ दी। उससे किसी ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या सूरत हाल है कि चीनी की कमी तो जर्मनी में है लेकिन आपने अमेरिका में चीनी छोड़ दी, अमेरिका में तो चीनी की कमी कोई नहीं है। उसने कहा भाई मेरी कौम को नहीं मिल रही चीनी, इस वजह से यहाँ अगर चीनी मिल भी रही है तो मैं नहीं पीऊँगा, मैं अपनी कौम के साथ सॉलिडेरिटी करूँगा, मैं अपनी कौम के साथ यंगांगत शो करूँगा, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा होऊंगा। मेरी कौम को वहाँ चीनी नहीं मिल रही, मैं अमेरिका में बैठ के भी चीनी नहीं पीऊँगा। ये होती है खुददारी, इस तरह से बनती हैं कौमें। कुछ अर्सा पहले मैं पढ़ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, रट्टे में लगाता नहीं होता। वो मुझे कोई पता नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि गूगल को जो चीफ है वो इंडियन है और उसकी पिछले साल या उससे पिछले साल उसकी तनख्वाह में इजाफा किया गूगल ने। तो उन्होंने इजाफा वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरी ऑलरेडी तनख्वाह इतनी ज़्यादा, मैंने इतने पैसों का क्या करना है, ये तनख्वाह वापस करो या मुलाजमीन को दे दो या जो जिस तरीके से भी। तो उन्होंने, ये इस तरह से बनती होती हैं कौमें। ये होता है खुदार कोई फिगर, ये होता है खुदार नासिर। भाई जिनकी 12-12 लाख रुपए पहले तनख्वाह है, कौम के पास खाने का आटा नहीं है, आपने उठ के मालशिया पालशिया करके हुकूमत ने जजों की तनख्वाहें बढ़ा दी और जजों ने भी अमन्ना व सदकना बिस्मिल्लाह करके वो तनख्वाह कबूल फरमा ली। मैं तो हैरान हूं कि कौम के पास एक रोटी खाने को नहीं है। ये है हमारे कौम के करता धरता बड़े सारे, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब आ जाएं जनाब दूसरी तरफ। मैं आज भी इसी चीज़ पर मुतमईन हो, जहां किसी का मेरिट बनेगा तारीफ का करूंगा, खुल के तारीफ करूंगा, जहां किसी का मेरिट नहीं बनेगा खुल के तनकीद करूंगा। जी इंशाअल्लाह शुरू दिन से ही ऐसे कर रहा हूं और ज़फ़र नकवी हमेशा ही ऐसे करेगा इंशाअल्लाह। आपकी तवक्कुआत पे, आपकी दुआओं के सहारे हम जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के घर से नहीं खाते, अपनी मजदूरी करते हैं यही। अच्छा, अब उसमें आप ये देख लीजिए कि नथिया गली का, मैं आता हूँ जस्टिस मकबूल बाकर वाली स्टोरी पर कि जिस तरीके से, चले मैं पहले यही स्टोरी डिस्कस कर लेता हूँ। नथिया गली का जो रेस्ट हाउस या गवर्नर हाउस जो खान साहब के लिए छोड़ा गया है ना, उसकी तो आपने सुनना है, आपने मेरे साथ रहना है, आपने एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आज उमर चीमा साहब की भी ये स्टोरी आई है दी न्यूज़ में भी
उन्होंने बताया कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब का नाम चेयरमैन नैब की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। अच्छा, ये क्यों खारिज किया गया वो मैं बताता हूँ। और साथ ही दोस्त मोहम्मद जस्टिस दोस्त मोहम्मद रिटायर्ड, वो उनका नाम भी आ रहा था, और साथ जो है ना बशीर मेमन साहब का भी, आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम भी आ रहा। तो कह रहे हैं कि अभी उनका नाम भी खटाई में पड़ गया है। चलें, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, हमने कुछ दिन पहले तक तो सुना था, ये नाम असल में पीपल्स पार्टी की जानिब से आया था, जरदारी साहब की जानिब से, तो ये नाम आया था। और उसके बाद जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब का, और सारे खुश हो गए थे जनाब, इस किस्म का अपराइट मैन, इस किस्म का दयानतदार इंसान जब चेयरमैन नैब बनेगा तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगा, वो किसी के हत्थे खेलेगा नहीं, वो चाचा चुम्मी चट्टी की तरह उसकी वीडियोज़ नहीं आएंगी, वो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा, चाहे वो कंट्रोल टावर हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, किसी कहते वो इतना बाकिरदार इंसान है। अब बताया गया कि चूंकि 2 साल उनके मुकम्मल नहीं हुए थे, इस वजह से रिटायरमेंट के बाद वो जो कानून है उसके तहत, तो मुझे ये बताएं कि ये 2 साल तो उस वक़्त जो चेयरमैन नैब एक चौधरी कमर ज़मान थे उसके भी मुकम्मल नहीं हुए थे, है ना, समझ आ गई है ना। उस वक़्त भी वो सेक्रेटरी दाखिला था, उससे रिटायरमेंट ली, उससे फौरी तौर पे उन्होंने जो है ना रिटायरमेंट ली और चेयरमैन नैब बना दिए गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बहुत सारी मिसालें हैं। एक और बहुत बड़ी मिसाल है कि जब जनरल रहील शरीफ साहब को सऊदिया करोड़ों रुपए की नौकरी दिलवाई गई, ये मैं दिलवाई गई इस वजह से कह रहा हूं कि खुद मुझे नून लीग के एक बहुत ही अहम जरिए ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे बहुत सारे जराए ने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था कि ये जान छुड़वाई थी इस तरह से कि अदरवाइज वो एक्सटेंशन पे मुसर थे, वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, हमने जान छुड़वाई, सऊदिया को मिन्नत की कि जनाब इनकी नौकरी पक्की करें, ये हमारी जान नहीं छोड़ते, तो उनकी नौकरी करोड़ों रुपए की पक्की करवाई गई। और उस वक़्त भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब थे और जनाब आके बार बार वजाहतें देते रहे कि जी बात ये है कि वो हमने तो इस तरीके से ये किया वो किया, हुकूमत ने ये किया वो किया। उस वक़्त भी रहील शरीफ साहब के 2 साल मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन उनके 2 साल मुकम्मल होने वाली शर्त पर कांटा लगाया गया, उसको तरमीम की गई, स्पेशल परमिशन दी गई कि जाओ जी आप उधर नौकरी करो सऊदिया में, 2 करोड़ रुपए की या 6 करोड़ या 8 करोड़ रुपए की गालिबन उनकी नौकरी है, वो करोड़ों रुपए की नौकरी की। उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को किस तरीके से रिलैक्स किया, जहां पे रिलैक्स करना हो रूल्स रेगुलेशंस को इस तरह से रिलैक्स किया जाता है। आदम खान साहब के वक्त भी इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया था। और भी कुछ लोग थे जिनके नैब में केसेस चल रहे थे, और शर्त यह है नैब की इन्होंने रखी हुई है कि जी अगर जिनकी इंक्वायरी को 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता तो उसको आप प्रमोट कर लें। लेकिन कुछ वो लोग भी माजी में, अभी माजी करीब में इमरान खान साहब की हुकूमत में प्रमोट हुए हैं कि जिनके 3 साल हुए नहीं थे नैब की इंक्वायरी को, इंक्वायरी चल रही थी, स्पेशल 1-2 दिन के लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया, किसी को 20 से 21 में, किसी को 21 से 20 में लाया गया, और आदम खान साहब भी उन्हीं में शामिल थे और उनका नाम भी ऊपर लाया गया और 22 ग्रेड में उनको तरक्की दे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठाया गया। ये वो मोम की नाक है पाकिस्तान में आईन और कानून कि जिसको जिधर चाहें जब चाहें ताकतवर के लिए मरोड़ दें। ताकतवर के लिए ये एक मकड़ी का जाला है, जब जिस तरीके से चाहे वो फाड़ के चला जाए। जो आईन और कानून पाकिस्तान में है ये ताकतवर को हमेशा फैसिलिटेट करने के लिए और गरीब को जलील करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये वो कानून है। तो क्या जब रहील शरीफ के वक्त ये आईन और कानून की ये शिक ये हो सकती थी तो फिर इस वक्त अब क्यों नहीं हो सकती? अब रज़ा बाकर के लिए वो क्यों नहीं हो सकती? अब आप ये बताएं कि रज़ा बाकर साहब के लिए वो आईन और कानून की वो शिक वो क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या है? अच्छा, अब बात ये है, बाकी भी उमर चीमा साहब ने भी लिखा है और मैं भी, मुझे भी पहले शक था कि कुछ ताकतवर हलकों से ये क्लियरेंस नहीं आ रही थी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ठीक है, क्योंकि सबको पता था। मेरा ख्याल है, मुझे तो यूँ लगा, मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की थी, मैंने कहा जरदारी साहब को पता नहीं था कि बहुत खुफिया जो हाथ हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर को कभी भी पसंद नहीं करेंगे और कभी भी नहीं लगने देंगे। उन्होंने एक पत्ता डाला है, उन्होंने कहा जी इसी की बुनियाद पर तो बार्गेनिंग करेंगे, हम एहसान
जतलाएंगे, लो जी आपने हुक्म किया हमने नाम खारिज कर दिया, ये लो जी, ठीक हो गया ना। एक इस तरीके की वो साथ जो है ना सूरत हाल होती है। आपको पता है मैंने उस वक्त भी कहा था कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान को भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक हो गया ना। वो भी इस तरह के अपराइट हैं, जो बाकी लोग हैं उनको भी बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, चाहे वो अपना बशीर चीमा साहब हों, सॉरी बशीर मेमन साहब हों, या जो है ना वहाँ पे आफ्ताब सुल्तान साहब हों, मुझे मुश्किल है। अब इसी वजह से वो कह रहे हैं। तो ये है हमारी कुल ईमानदारी, और ये है आज से चंद रोज़ पहले तक आप देख रहे थे जी टॉप पर जस्टिस मकबूल बाकर साहब। मैंने जस्टिस मकबूल बाकर साहब के करीबी तरीन ज़राए से पूछा कि जस्टिस साहब को कबूल है, उनको भी कबूल था, उनको भी कोई एतराज़ नहीं था, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका नाम निकाला गया। आ जाएं जनाब, आ जाएं उस नथिया गली के गवर्नर हाउस पर, जो जब शाह फरमान साहब खैर से उन्होंने रिज़ाइन किया, अभी तक कोई गवर्नर भी नहीं आया वहाँ पर। तो अब जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत, उन्होंने क्योंकि जो गेस्ट हाउस है ना नथिया गली का जो गेस्ट हाउस, इस गेस्ट हाउस में खान साहब हमेशा जाते जनाब। वो खान साहब का बड़ा फेवरेट गेस्ट हाउस है, और वो वैसे तो वो गवर्नर हाउस है लेकिन उसको गेस्ट हाउस के तौर पे खान साहब इस्तेमाल करते रहे। अच्छा आप ये देख लीजिए सबूत के साथ, मैं इस पे वीडियोस भी कर चुका हूँ कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और वो खुद कोरोना के दौरान भी, जब ये कोरोना आया और कोरोना के 2 साल इस तरीके से रहे या 2.5 साल जितने भी, कोरोना के दौरान जब ईद बरात पर, ईद पर, बकरीद पर, बाकी ईस्टर 14 अगस्त पर, बाकी तो ये जो पिकनिक स्पॉट्स थे ना, ये जो तफरीह मकामात, हुकूमत पाकिस्तान उस वक़्त इन मकामात पे सैर व तफरीह बंद कर देती थी। टूरिस्ट का दाखिला बंद होता था, सियाहों का दाखिला बंद होता था, और उस बंद जब सियाहों का दाखिला बंद करके तब भी वज़ीर आज़म साहब जाते थे, बहुत तनकीद भी होती थी, और कि ये कैसा है कि आपने बाकियों के लिए तो तफरीह मकामात बंद कर दिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब उधर मज़े करने के लिए नथिया गली के गेस्ट हाउस में या अपने गवर्नर हाउस में मज़े लूटने के लिए वहाँ जाके बैठ के अंगूर खा रहे हैं। तो भाई बात ये है, मज़े कर रहे हैं, तो भाई बात ये है कि उसी गेस्ट हाउस को अब क्या किया गया, क्योंकि अब गवर्नर आज अगर नहीं लगा, पहले तो मैं इस पर भी तनकीद कर चुका हूँ कि 2 महीने हो गए वहाँ पर गवर्नर क्यों नहीं लगाया गया। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहा गया था कि उनको गवर्नर लगाना है, कौन नहीं लगने दे रहा, भाई बताया जाए ना। बात तो ये है, अगर वो अच्छा चलें, वो उनको मालूम हुआ कि जी कल परसों या महीने बाद या गवर्नर तो आ जाएगा, अब गवर्नर आएगा तो फिर वो गवर्नर हाउस उसके अंडर आ जाएगा, तो फिर उसमें अब खैबर पख्तूनख्वा की जो मालशिया पालशिया हुकूमत है, तब्दीली सरकार, उसने उस गवर्नर हाउस को टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया, ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर हो गया, वो महकमा सियाहत के ज़ेर असर ज़ेर कंट्रोल चला गया। उसकी वजह यही बताई गई जनाब, बहुत सारे हल्के बता रहे हैं कि चूँकि वो गवर्नर हाउस खान साहब का बड़ा फेवरेट है, खान साहब हर वक्त उधर बहुत ही छुट्टियां मनाने के लिए और उधर मज़े करने के लिए जाते रहते हैं। इस वजह से कि वो गवर्नर हाउस गवर्नर के कंट्रोल में आ गया तो फिर खान साहब के कंट्रोल में नहीं रहेगा, और खान साहब को अपनी पसंदीदा जगह पर जाना नसीब नहीं होगा। इस वजह से जनाब वो ये बताया गया कि ये नथिया गली का जो गवर्नर हाउस है, आज से वो टूरिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंडर होगा, ताकि खान साहब के वो अलल्ले तलल्ले और वो अयाशियाँ और वो मज़े जारी रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।